क्या हाल है आप लोगों के? गुड इवनिंग, क्या हाल है भैया? ओके, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन टू द न्यू चैप्टर। यूनिट 5 हमारी स्टार्ट हो जाएगी आज। वही हमारा क्लास है 11th क्लास का। अभी तक हमारा ज्योग्राफी चल रहा है एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट यूनिट। बाकी लेट्स सी, ठीक है। हमारे 15 चैप्टर है टोटल। तो भैया हमारा ये चैप्टर नंबर, इसमें तो 12 दिखेगा आपको, ठीक है। सॉरी 13 - 1, यानी कि चैप्टर नंबर हमारा आज चलेगा 12। ओके, इसके बाद शायद 3 चैप्टर हो रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वाटर, यानी कि वाटर कहाँ कहाँ कैसा कैसा है, ओशंस में क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पानी पढ़ेंगे ऑल अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, ओशंस क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर जिसमें बात दी रखी है वाटर यानी कि ओशंस। सॉरी, आपको अगर मेरी आवाज इरिटेट करेगी, आई हैव सम थ्रोट इश्यूज। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो कैन वी थिंक ऑफ लाइफ विदाउट वाटर? सो इट इज सेड दैट द वाटर इज लाइफ। ये बेसिक चीजें हैं, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम टेकिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ आर लकी दैट इट इज अ वाटर प्लैनेट, ठीक है। तो ध्यान रखना, वाटर प्लैनेट, वाटर कैसा होता है? नीला। सो हमारा जो अर्थ है ना, इसको हम ऑल्सो नोन है, जिसको बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वहां पे क्या है, हमारा ओशंस हैं, ठीक। हाँ जी, otherwise people we all would have no existence. So water is a rare commodity in our solar system. There is no water on the sun or anywhere else in the solar system में कहीं भी पानी नहीं है, बट हम ढूंढ रहे हैं कि भाई चंद्रमा पे मिल जाए वगैरह वगैरह। The Earth fortunately has an abundant supply of water on its surface, hence our planet is called the blue planet. Okay, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि ये साइकिल क्या है, पानी कैसे बनता है, खत्म हो जाता है, फिर कैसे आ जाता है, वगैरह वगैरह, हम वो सब देखेंगे। ओके, सो वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स, यानी कि वाटर अभी अगर हम पढ़ाई के हिसाब देखें तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। सो इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड। वाटर आल्सो अंडरगोज अ साइकिल एंड साइकिल विच इज फ्रॉम द सरफेस। क्या लिखा हुआ है? हाँ, साइकिल फ्रॉम ओशन से लैंड पे जाएगा, लैंड से फिर ओशन पे जाएगा, लैंड एंड लैंड से ओशन पे जाएगा। सो द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन इट एंड above the earth. The water cycle has been working for billions of years and all the life on earth depends on it, ठीक। so next to air, water is the most important element required for the existence of life on earth. हवा के बाद पानी ही है जो सब कुछ है भैया। So the distribution of water on earth is quite uneven है, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है, ठीक है। Many locations have plenty of water while others have very limited quantity. So the hydrological cycle is the circulation of water within the earth's के hydrosphere में in different forms, and that is liquid, solid and gas phases. It also refers to the continuous exchange of water between the oceans, ठीक। ये देखो precipitation, condensation, evaporation, evapotranspiration, ट्रांसपोर्ट बाय विंड, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, एवेपोरेशन, यहाँ से पानी उठ के गया, कंडेंस हुआ, वर्षा, प्रेसिपिटेट हुआ, ठीक है। अंडरग्राउंड फ्लो, रन ऑफ, ये सब क्या रहे हम पढ़ेंगे यहाँ, ठीक। तो कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल क्या है? तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वाटर स्टोरेज इन ओशंस, ठीक। सबसे पहले पानी हमारा कहाँ स्टोरेज हो रहा है? ओशंस में। प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन यहीं से होता है, ओशन से। इवेपो ट्रांसपिरेशन भी यहीं से होता है, और सब्लिमेशन की वाटर हमारा लिक्विड से सीधे गैस बन जाता है ठीक। वाटर इन एटमॉस्फेयर, अगर हमारा वाटर है कहाँ? एटमॉस्फेयर में है, यानी कि वायुमंडल में है, तो उसका कंडेंसेशन होगा, यानी कि बरसेगा और प्रेसिपिटेट होगा, ठीक। वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो, अगर पानी हमारा किसमें है? बर्फ की फॉर्म में है, तो उसका क्या होगा? स्नो मेल्ट रन ऑफ, यानी कि बर्फ पिघल के पानी बन के धाराओं के रूप में बह जाएगा। स्नो मेल्ट होगा, रन ऑफ होगा टू स्ट्रीम, धाराओं में बह जाएगा। सरफेस रन ऑफ, वाटर अगर हमारा सरफेस में है तो स्ट्रीम फ्लो फ्रेश वाटर आपको पता ही है, स्टोरेज इनफिल्ट्रेशन, ये दो काम करेगा। ग्राउंड वाटर स्टोरेज अगर ये है तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज करेगा स्प्रिंग्स को, स्प्रिंग्स को बोलते हैं शायद फब्बारा, ओके तो ये तो कंपोनेंट्स हैं और ये उनका प्रोसेस है, तो ये ध्यान रख लो।
इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, स्नो मेल्ट होकर पानी बह जाएगा, धाराओं से बहेगा, और ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। चलो, एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस एंड सब सरफेस एंड द ऑर्गेनिज्म, यहाँ सभी पे हम बात करेंगे हमारा हाइड्रोलॉजिकल जो भी साइकिल है। सो अबाउट 71% ऑफ द प्लेनेटरी वाटर इज फाउंड ऑन इन द ओशन। 71% हमारे जो पानी है ओशंस में है। नहीं, देखो, द रिमेनिंग इज हेल्ड एज फ्रेश वाटर इन ग्लेशियर्स। अब मैं आपको इसको एक बताऊंगा, ठीक, क्या है वो। सबसे ज्यादा तो है ओशन में, लगभग 71%। फिर बाकी बचा हुआ ग्लेशियर और आइस केप्स में है। फिर आपका ग्राउंड वाटर में है, ठीक। फिर लेक्स में मिलेगा आपको पानी। फिर सॉइल के मॉइस्चर में मिलेगा, एटमॉस्फेयर में उसके बाद मिलेगा, स्ट्रीम्स में मिलेगा, एंड विद इन दी लाइफ। ये पता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीएपीएफ में पूछा गया था कि आप मैक्सिमम टू मिनिमम में लगाओ कि सबसे ज्यादा पानी किस में मिलता है और किस में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने आई थिंक इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बना रखा है, वो आप मस्ट देख लो, ठीक, क्योंकि वहां से सीधा क्वेश्चन बनेगा। और मैं आपको इसको एक शॉर्टकट में बता भी देता हूँ। OIGLSARB, ठीक। ये देखो, ये मैंने आपको शॉर्ट्स भी बता रखा है, इसमें बताता हूँ मैक्सिमम से मिनिमम वाटर जो मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, मैं अर्थ पे वो बताता हूँ। तो सबसे नंबर 1 पे आएगा आपका ओ फॉर ओशन, ठीक। मैक्सिमम वाटर आपको मिलेगा ओशन में। फिर आपको मिलेगा आइस केप्स जो है आपके, ठीक है, एंड ग्लेशियर्स, इसमें मिलेगा। नेक्स्ट नंबर आपका जी फॉर ग्राउंड वाटर, ठीक, तो आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा। एल फॉर आपका होगा लेक्स। ये सीरीज याद रखो, मैक्सिमम टू मिनिमम है, ध्यान रखना, इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एस फॉर आपको पता ही है सॉइल, ठीक। सॉइल भी क्या, सॉइल के मॉइस्चर में, कि कहीं पे बहुत सूखी होती है, कहीं पे सॉइल दलदली होती है ना, तो सॉइल के मॉइस्चर मिलेगा। उसके बाद ए फॉर होता है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है, आपके वातावरण में। अब देखो, आप लोग शॉक हो जाओगे अगर आपसे जनरली कोई पूछ लिया जाए कि आफ्टर ओशन सबसे ज्यादा पानी कहाँ मिलता है, तो आप सीधे मारोगे रिवर्स में। लेकिन नहीं भैया, रिवर्स देखो उसमें कितना ही पानी है, बहुत कम पानी है, और सबसे कम आपका मिलता है बायोस्फीयर में। गॉट इट। तो ये एक सीरीज है, आप ध्यान रखो, इसको रट लो जो भी करना है। OIGSARB, वॉट एवर यू डू जस्ट मेक श्योर दिस शुड बी ऑन योर नेल टिप जो भी है, ठीक। ये आपके टिप पे होने चाहिए भैया, और ये इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि शुरू से ही क्वेश्चन उठाएगा, वो कहीं से भी पूछ सकता है, बीच के 4 उठा लेगा। GL ऐसे उठा लिया, आपसे पूछ लेगा। आर भी उठाएगा, आर तो पक्का उठाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि भैया पानी आफ्टर ओशन जो हमको दिखता है वो रिवर्स में ही दिखता है, जबकि आपको पता है लेक्स में पानी नदियों से बहुत ज्यादा है। ग्राउंड जो वाटर है, जमीन में पानी है, वो भी नदियों से ज्यादा पानी है, ठीक है। सो इस भूल में मत रहना। रिवर्स में ओनली सेकंड लार्जेस्ट वाटर है हमारा, तो सबसे मिनिमम, सॉरी सेकंड लार्जेस्ट बोलो, मिनिमम में बोल रहा हूँ, तो सबसे मिनिमम है बायोस्फीयर रिजर्व, उससे जस्ट ज्यादा पानी है रिवर्स में। ओके, so nearly 59% of the water that falls on land returns to the atmosphere, ठीक है, through evaporation from over the ocean as well as from other places. The remainder runs off on surface, infiltrates into the ground, or a part of it becomes glacier. And it is to be noted that the renewable water on the earth is constant while the demand is increasing tremendously, मतलब बहुत तीव्र, बहुत तीखे तरीके से। And this leads to water crisis in different parts of the world, especially and temporarily the pollution of river waters has further aggravated the crisis. How can you intervene in improving the water quality and augmenting the available quality of water, देखेंगे। Okay, relief of the ocean floor की बात करते हैं, ठीक। The oceans are confined to the Great Depression of Earth's outer layer, ठीक, ठीक है। So the oceans are confined to the Great Depression of the Earth के outer layer, outer layer पे है। So in this section we shall see the nature of the ocean basins of the Earth and उनकी topography क्या है। The oceans, unlike the continents, merge so naturally into another that it is hard to demarcate them. So this is true. The geographers have divided the oceanic part of Earth into 5 oceans. नाम है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिक और अटलांटिक, ठीक, यही है ना।
सदर्न ओशन एंड द आर्टिक। ठीक, इसी का दूसरा नाम है अटलांटिक। द वेरियस seas, bays, gulfs, and other inlets are parts of these four large oceans. Okay. A major portion of the ocean floor is found between 3 to 6 kilometers below the sea level, and the land under the waters of the ocean, that is the ocean floor, exhibit करती है complex and varied feature as those observed over the land. The floors of the oceans are rugged with the world's largest mountain range. ध्यान रखना, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है ना, डीपेस्ट ट्रेंचेस एंड द लार्जेस्ट प्लेन्स, ये कहाँ है? हमारे ओशन फ्लोर में है। These features are formed like those of the continents. So by the factors of tectonic, volcanic and depositional process से ये फॉर्मेशन हुआ है इनका। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि ऑन अर्थ, तो ध्यान रखना उसका आंसर हमारा इधर हो जाएगा। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कहाँ है? हमारे ओशन में है। लेकिन अगर पूछ लेता है सरफेस पे, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर्स। So the ocean floors can be divided into four major divisions. एक है continental shelf, continental slope, deep sea plain और oceanic deep, sorry. Besides these divisions, there are also major and minor relief features in the ocean floors like ridges, hills, sea mountains, mounts, ग्योर्ट्स, ट्रेंचेस हैं, कैनाइन्स वगैरह हैं। इन सब के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो ओशंस में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये एक्सटेंडेड है मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ्स, एंड इट इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, शोइंग एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1 डिग्री और उससे हो सकता है कम। द शेल्फ टिपिकली एंड्स एट अ वेरी स्टीप स्लोप कॉल्ड द शेल्फ ब्रेक। ठीक, उसकी चौड़ाई कितनी है? द ब्रेड्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वेरी करती है ओशन के अकॉर्डिंगली। तो एवरेज चौड़ाई जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की है लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा है। जो शेल्फ हमारा आर ऑलमोस्ट एब्सेंट और वेरी नैरो अलोंग द सम ऑफ द मार्जिन लाइक कोस्ट ऑफ चिले। ठीक है। साउथ अमेरिका में चिले के पास नहीं है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा, अफ्रीका। ऑन द कॉन्ट्ररी द साइबेरियन शेल्फ इन द आर्कटिक ओशन, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ध्यान रखना कितने 1500 किलोमीटर तक की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो ध्यान रखना साइबेरियन शेल्फ इन द आर्कटिक ओशन, ये क्या है? लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट शेल्फ ऑफ द वर्ल्ड क्या है? मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आना चाहिए यार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं बने अभी तक। ठीक, साइबेरियन शेल्फ का आर्कटिक ओशन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है। उनकी जो गहराई है वो भी वेरी करती है। इट में बी एज शैलो एज 30 मीटर भी हो सकता है गहरा, या फिर सम एरिया जहाँ पर 600 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है आर कवर्ड विद वेरिएबल थिकनेस, उनकी मोटाई डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। उनका सेडिमेंट्स जो है ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड फ्रॉम द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वेव्स एंड करंट्स के द्वारा, वो भी डिफरेंट हो सकता है। मैसिव सेडिमेंटरी डिपॉजिट रिसीव्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम बाय द कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिकम द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, बहुत ज्यादा सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स अगर होते हैं एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, अगर वो नीचे दब जाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के, तो वो क्या बन जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। समझ गए? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक, तो इन्होंने फिगर्स दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। द कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट करता है द कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशन बेसिन्स को। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को ओशन के बेसिन से हमारे। तो हमारा समंदर का ये तल है और ऊपर हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उनके बीच में जो है वो है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक, इट बिगिंस वेयर द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ शार्पली ड्रॉप ऑफ इनटू अ स्टीप स्लोप के हिसाब से। सो द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप रीजन्स वेरी बिटवीन 2 to 5 डिग्री। द डेप्थ, इसकी जो गहराई है स्लोप रीजन की, ये 200 से 3000 मीटर के बीच में होती है। ठीक, और जो स्लोप बाउंड्री क्या इंडिकेट करती है? दैट ये है एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। कैनाइन्स एंड ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन। पूछ सकता है ट्रेंचेस वगैरह कहाँ मिलते हैं, जैसे मेरियाना ट्रेंच वगैरह है ना, वो आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप में मिलते हैं। क्यों? यही वो जगह है जहाँ पे क्या है? एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। और कौन से कॉन्टिनेंट? भाई हमारे ओशन कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं तो वही होंगे ऑब्वियसली। खैर, अब पढ़ते हैं डीप सी प्लेन।
प्लेन कैसे, डीप समंदर में प्लेन एरिया कैसा होता है, तो डीप सी प्लेन्स आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशन बेसिन्स एंड दीज आर द फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। इनकी जो गहराइयां होती हैं, द डेप्थ वेरी करती है बिटवीन 3000 से 6000 मीटर। ये प्लेन्स कवर्ड विद द फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्स लाइक क्ले और सिल्ट वगैरह यहाँ पे मिलती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ओशनिक डीप्स और ट्रेंचेस वगैरह। सो ये क्या होते हैं ओशनिक डीप ट्रेंचेस, तो दीज एरिया आर द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशंस होते हैं। ठीक, द ट्रेंचेस आर रिलेटिवली स्टीप साइडेड नैरो बेसिन्स एंड दे आर सम 3 to 5 किलोमीटर चौड़ा होते गहरे होते हैं। ठीक है, ओशन फ्लोर के अकॉर्डिंगली they occur at the base of continental slope and along island arcs and are associated with active volcanoes and strong earthquakes. ठीक, that is why they are very significant in the study of plate movements. As many as 57 deeps have been explored so far, of which 32 are in the Pacific Ocean, 19 in the Atlantic Ocean and 6 कहाँ है इंडियन ओशन में भी। ये पूछ सकता है 32 सबसे ज्यादा है पैसिफिक ओशन में, 19 कहाँ है अटलांटिक ओशन में, बचे हुए 6 कहाँ है इंडियन ओशन में। माइनर रिलीफ फीचर क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड मेजर रिलीफ फीचर ऑफ द ओशन फ्लोर, सम माइनर रिलीफ फीचर सिग्निफिकेंट फीचर प्रोमिनेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन। सबसे पहले है मिड ओशनिक रिजेस। ठीक, तो ये क्या है, अ मिड ओशनिक रिज इज कंपोज्ड ऑफ टू चेन्स ऑफ माउंटेन सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिप्रेशन। सो द माउंटेन रेंजेस कैन हैव पीक्स, उनकी चोटियां हो सकती हैं और बहुत हाइट हो सकती है, लगभग 2500 मीटर तक की हाइट हो सकती है। और कुछ तो ऐसे हैं कि भैया सरफेस की जो ओशन की सरफेस है ना उससे भी ऊपर निकल जाते हैं। आइलैंड आइसलैंड जो है ना हमारा, इज अ पार्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज। ठीक, इज एन एग्जांपल, ध्यान रखना, पूछ लेगा सीधे आपसे। ठीक है, तो ये था आपका मिड ओशनिक रिज, उसका एग्जांपल है हमारा आइलैंड ओशन, आइलैंड जो हमारा कहाँ है मिड अटलांटिक रिज में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सी माउंट। माउंट मतलब अब पहाड़ जैसा कुछ बात होगी, सी मतलब समंदर में। सो इट इज अ माउंटेन विद पॉइंटेड समिट्स rising from the sea floor that does not reach the surface of the ocean, and sea mounts are volcanic होते हैं ओरिजिन में। these can be 3000 से 4500 मीटर लंबे लंबाई के हो सकते हैं। the emperor sea mount an extension of the Hawaiian islands in the Pacific Ocean is a good example। तो ध्यान रखना हमारा जो हवाई आइलैंड है, ठीक है, वो हमारा सी माउंट का एग्जांपल है। सबमरीन कैनायंस, सो दीज आर क्या है, दीज आर डीप वैलीज एंड सम कंपेरेबल टू द ग्रैंड कैनियन ऑफ द कोलोराडो रिवर। ठीक, यूएस की। दे आर समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप्स, ऑफन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द लार्ज रिवर्स। द हडसन कैनियन इज द बेस्ट नोन सबमरीन कैनियन इन द वर्ल्ड। ध्यान रखना, शिप और वगैरह नहीं है हमारा, सबमरीन कैनियन इन द वर्ल्ड कौन सा हमारा, हडसन कैनियन, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, हडसन। और ये कहाँ है, आई थिंक ये यूरोप के ऊपर पोर्शन पे, यहाँ पे ना हमारे नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वाले कंट्रीज, वहीं पे है हमारा वे ऑफ हडसन। ठीक है, तो ये था हमारा सी माउंट। नेक्स्ट है हमारा ग्योर्ट्स। इट इज अ फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। सी माउंट तो है लेकिन कैसा फ्लैट है और टॉप्ड है, and they show evidence of gradual subsidence through stages to become flat topped submerged mountains. It is estimated that more than 10,000 sea mounts or gjords exist in the Pacific Ocean alone। ये क्या ही मतलब वैरायटी है यार। ओके, अटोल इनके बारे में तो जानते होंगे। सो ये क्या है, ये है स्मॉल यानी कि लो आइलैंड फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशंस कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ्स सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन, बीच में गड्ढा होगा। ये क्या है, इट में बी अ पार्ट ऑफ द सी, ये किसी समंदर में हो सकते हैं, लेगून के भी हो सकते हैं, लेगून मतलब लेक, या कभी कभी फॉर्म इनक्लोज करते हैं बॉडी ऑफ फ्रेश ब्रेकिश या फिर हाईली सलाइन वाटर में ये मिलते हैं आपकी क्या, एटोल। ठीक है, एटोल्स में क्या होते हैं हमारे कोरल रीफ्स होते हैं। ठीक, क्योंकि एटोल्स के बीच में होते हैं कोरल रीफ, चारों तरफ होते हैं कोरल रीफ, बीच में एटोल होता है, सॉरी। ओके, टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स की बात करते हैं। सो दिस सेक्शन डील्स विद द स्पेशल एंड वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन वेरियस ओशंस। What ocean water get heated up by the solar energy just as hand, the process of heating and cooling of the ocean water is slower than land। ये तो आपको पता ही है। तो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को, नंबर एक हमारा लैटिट्यूड,
यानी कि द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज पोलवर्ड। आपको ये बात पता है कौन सी, कि देखो ये हमारी अर्थ है, और ये नहीं पता तो क्या ही पता, बीच में है इक्वेटर 0 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटोरियल लो। याद आया कुछ? इसके अलावा डोल ड्रम रीजन भी यहीं पे होता है, और यहाँ पे हमारा कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, 0 होता है, और यही फोर्स यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, यहाँ पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। गॉट इट? खैर, हम बता रहे थे कि ये ट्रॉपिकल रीजन आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, यहाँ पे पूरे साल मैक्सिमम गर्मी पड़ती है। तो इधर से अगर आप पोल्स की तरफ जाओगे किसी भी साइड में, नॉर्थ या साउथ, तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा। ठीक, ये लैटिट्यूड हो गया। दूसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो भैया जो हमारे ओशन है नदर्न हेमिस्फीयर में रिसीव करते हैं मोर हीट, उनको ज्यादा हीट मिलती है ड्यू टू देयर कांटेक्ट विद लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड देन द ओशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आपको एक चीज बता दूं, जैसे हमारी जो अर्थ है ना, ये अर्थ है हमारी, बीच में हमारा इक्वेटर है, तो जो मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स है ना, मतलब जो लैंड एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे यूरोप वगैरह हो गया, ठीक है, हमारा अफ्रीका वगैरह हो गया, ठीक, और हमारा इंडिया वगैरह हो गया, जो भी है, मतलब मैक्सिमम जो लैंड है नॉर्थ अमेरिका, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। पता क्या है, अब देखो लैंड इधर ज्यादा है या नीचे ज्यादा है, अब देखो ऊपर लैंड ज्यादा है, ठीक, ऊपर लैंड ज्यादा है, इधर लैंड कम है। तो इसलिए ये वाला जो हमारा ओशन है, नदर्न ओशन, हमारा ज्यादा हीट करता है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी है बहुत जल्दी हीट करती है, और जिसके टचिंग में जितनी बॉडी होगी सारी हीट हो जाएगी फटाफट फटाफट, जबकि इधर सिर्फ ये वाला और ये वाला ही करेगा, बाकी ओशन को हीट होने में टाइम लगेगा। ठीक, तब तक शाम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है प्रीवेलिंग विंड, यानी कि द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशन derive warm surface water away from the coast resulting in the upwelling of cold water from below। वही है यार, दिन में चलती है आपकी सी ब्रीज, है ना, और जो हवाएं रात में चलती हैं वो होती हैं लैंड ब्रीज। क्यों? तो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, तो लैंड ब्रीज चलती है। तो वही हवाएं समंदर से टकरा के मॉइस्चर उठा ले जाती हैं, ठीक है। इट रिजल्ट्स इनटू द लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर कॉन्ट्ररी टू दिस द ऑन शोर विंड्स, यानी कि जो लैंड पे विंड है पाइल अप वार्म वाटर नियर द कोस्ट एंड दिस रेजेस द टेम्परेचर, वो इकट्ठे हो जाती हैं और रेज टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। खैर, नेक्स्ट है हमारा ओशन करंट्स। ठीक, कह रहे तो पढ़ ही चुके हो आप। वार्म ओशन करंट्स रेज द टेम्परेचर इन कोल्ड एरियाज व्हाइल द कोल्ड करंट्स डिक्रीज द टेम्परेचर इन वार्म ओशन एरियाज। सो गल्फ स्ट्रीम, ये वार्म करंट है, raises the temperature near the eastern coast of North America and the west coast of Europe, while the Labrador current जो है आपकी cold current है lowers the temperature near the northeast coast of North America. So all these factors influence the temperature of the ocean currents locally. The enclosed seas in the low latitudes record करते हैं relatively higher temperature than the open seas, whereas the enclosed seas in the high latitudes have lower at temperature than the open seas। ठीक, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उससे पहले ना मैं आपको शायद, अगर मैंने आपको याद, आई मीन पहले बताया तो अच्छी अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इसमें ना एक बार बता देता हूँ वो क्या है। वो ये है हमारी इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स। ये हमारा मान लो नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा मान लो साउथ अमेरिका। ओके, समझ रहे हो ना आप लोग? ये है मान लो हमारा ग्रीनलैंड, ठीक, ये है हमारा मान लो आप और इसको ऐसे रख ले जाओ, यूरोप प्लस एशिया, ये है मान लो हमारा अफ्रीका, और ये है मान लो हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो पहले तो हम करते हैं अपना रेड पेन इस्तेमाल, ठीक। चलो, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर, इक्वेटर, सॉरी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। व्हाट, हाँ जी सॉरी। अब देखो, आपको मैं करंट्स के नाम बता रहा हूँ, बस वो लिख लो। ये हमारा इक्वेटर है, चलो हमें एक ही की जरूरत है तो हम एक ही चीज ले लेते हैं, ठीक। आपको ये तो पता ही कौन सा ओशन है, ठीक, ये अटलांटिक ओशन है। तो जो इधर वाली है इसको बोलते हैं हम नॉर्थ अटलांटिक, व्हाट आई एम सेइंग, नॉर्थ इक्वेटोरियल, सॉरी, इसको बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल, ठीक है, माय बैड। नॉर्थ इक्वेटोरियल ये वाली, ठीक, ये वाली हो जाएगी हमारी साउथ इक्वेटोरियल। सिमिलरली इधर वाली हो जाएगी नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये वाली हो जाएगी साउथ इक्वेटोरियल, ठीक है। ये वाली जब ऊपर चढ़ती है तो इसका नाम पड़ता है उसकी जगह के नाम पे एंटीलीज, ठीक। ये एंटीलीज है, इसके ऊपर मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपकी रहती है फ्लोरिडा, ठीक है। देन आपकी रहती है गल्फ स्ट्रीम, ओके। फिर जब ये ऊपर से ऐसे टर्न लेगी, एक्चुअली ग्रीनलैंड थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, जब ये नीचे रहेगी तब इसको बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक, ठीक। ये नॉर्थ अटलांटिक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी सेम इधर जब ये ऊपर जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा, दो, एक होगी इधर के लिए, एक होगी क्यूरोशियो और एक हुई हमारी इधर वाली, इसको बोलेंगे सुशीमा, ठीक। फिगर ही गलत बना दिया है बट इट्स ओके। ये वाली बात मत बताऊँ, ये देख लो, ठीक। इधर आपकी जाएगी ब्राजील करंट, ओके। ये हो गया आपकी वार्म करंट हमारी अटलांटिक ओशन की। अब मैं आपको बताता हूँ ठंडी करंट्स, उनको ब्लूज बता देता हूँ। तो ऊपर से आएगी आपकी एक लेब्राडोर, ठीक। इधर से जब ये ऊपर जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्वे करंट, ठीक। ये ठंडी करंट है। अब ये नॉर्थ अटलांटिक जब मुड़ के आएगी नीचे ऊपर से नीचे तो इसको बोलते हैं केनरी करंट, ठीक। ब्राजील वाली जब ये नीचे जाएगी और ऐसे मुड़ेगी तो ये हो जाएगी साउथ अटलांटिक, ठीक है। ये ठंडी करंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और जब इधर जाएगी तो इसको बोलेंगे हम बेंगुएला, ठीक, बेंगुएला करंट। एक नीचे से आती है उसका नाम है फॉकलैंड, एंड दिस इज योर पैसिफिक अटलांटिक ओशन करंट, ऑलराइट। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ आपकी अदर करंट्स। अच्छा, यहाँ पर एक सैरोगेसा सीवी, सारोगासो सीवी फॉर्मेशन होता है और इस सी की कोई लाइक बाउंड्री नहीं है, ठीक। चलो आई एम सॉरी, एक नया पेज खोल लेते हैं यार, सॉरी आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा इसमें। बट ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनता है। अब आपका बताऊंगा मैं पैसिफिक क्वेश्चन वाली। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो एक और इसमें देख लो, एक दो और देख लो। जैसे यहाँ पर ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका के नीचे से एक जाती है अगुलहास, ठीक। ये वाली है हमारी अगुलहास करंट, ठीक। और ये हमारी क्या है, यहाँ से अगुलहास जाएगी और अगुलहास की इधर जाएगी, इसका नाम पड़ जाएगा बेस्ट ऑस्ट्रेलियन, बेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ध्यान रखना ये हमारी ठंडी है, कोल्ड है, ब्लू से मैं इसलिए बना रहा हूँ, ओके। तो ये होगी बेस्ट ऑस्ट्रेलिया। और जो अगुलहास है हमारी, हम सॉरी, ये गर्म करंट है, ठीक है। अगुलहास है हमारी, ये हमारी गर्म करंट है, ठीक। ये है आपकी अगुलहास, ठीक। ऊपर से आती है मोजाम्बिक, वार्म करंट है, ठीक। ओके, चलो यहाँ पे यही है, बाकी मैं आपको अगली उसमें बताता हूँ। तो
ये मैं आपको बता रहा हूँ, एशिया, ठीक। नीचे आपको बता दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, इधर है नॉर्थ अमेरिका, इधर आपका साउथ अमेरिका, ठीक। ये एशिया और यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा इक्वेटर। सबसे पहले गर्म वाली देखो, ये वाली भाई हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल, और ये वाली हमारी साउथ इक्वेटोरियल। जब ये ऊपर मुड़ेगी, अब यहाँ पे जापान भी आपका, ठीक है। तो एक तो इधर जो जापान के ईस्ट में मतलब वेस्ट में रहेगी, उसको बोलेंगे सुशीमा, और जापान के जो ईस्ट में जाएगी, इसको बोलते हैं हम क्यू रेशियो करंट, ठीक। ये सुशीमा है। ऐसे ही इधर से जब ये नीचे उतरेगी, इसको बोलेंगे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ओके, ओके। क्यूरेशियो जब आगे जाएगी और ये मुड़ेगी ऊपर से नीचे, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक। और यहीं से करंट ऐसे ऊपर जाएगी, इसको बोलेंगे हम अलास्का करंट, ठीक। और ये एक वार्म करंट है, नाम से अलास्का लग रहा है, अगर ठंडी होगी, लेकिन ये वार्म करंट है। गॉट इट। तो इतनी तो इसकी है वार्म करंट। अब बात करते हैं हम कोल्ड करंट के बारे में। तो जब ये नॉर्थ पैसिफिक मुड़ के आएगी इधर, इसको बोलेंगे कैलिफोर्निया करंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिटी है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया करंट। इधर वाली जब ये इधर मुड़ेगी, तो इसको बोलेंगे साउथ पैसिफिक। अब ये ध्यान रखना, उधर नॉर्थ पैसिफिक और नॉर्थ अटलांटिक दोनों गर्म थी, साउथ पैसिफिक और साउथ अटलांटिक दोनों ठंडी हैं। और जब ये इधर मुड़ेगी, तो इसको बोलेंगे पेरू या फिर हम्बोल्ट करंट, ठीक। ओके। पैरेलली यहाँ पे ऊपर से नीचे कुछ आएंगी हमारी ठंडी, यानी कि कामा चटका आएगी, ठीक। फिर आएगी आपकी क्यूराइल, फिर नीचे आएगी इसमें ओयोसियो, ओयोशियो, और फिर एक नीचे आएगी, इसको बोलेंगे लास्ट वाली ओखोस्टक। ओके, इसको बोलते हैं ओखोस्टक। ओके। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट करंट्स, जहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक। चलो अब शुरू करते हैं हमारे इधर वाला। चलो, तो द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशन वाटर शो करता है हाउ द टेम्परेचर डिक्रीज करता है गहराई में जाने पर। So the profile shows a boundary region between the surface water of the ocean and the deeper layers. The boundary region between the surface, अच्छा, usually begins around 100 से 400 मीटर, ठीक है, below the sea surface and extends several hundreds of meters downward. And this boundary region from where there is a rapid decrease of temperature is called the thermocline. Thermocline क्या है? यहाँ से टेम्परेचर डिक्लाइन बहुत रैपिडली होता है, ठीक है। तो लगभग 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन। 90% टोटल वॉल्यूम वाटर जो ओशन में प्रेजेंट है, वो थर्मोक्लाइन जो लाइन है ऐसी, जिस जहाँ जहाँ से एक्सट्रीमली टेम्परेचर बहुत तीव्र, बहुत तेजी से गिरता है, उसमें मिलता है। सो इन दिस जोन टेम्परेचर अप्रोच 0 डिग्री सेल्सियस। The temperature structure of ocean covers ocean over middle and low latitude can be described as a three-layer system from surface to the bottom. The first layer represents the top layer of warm ocean current. ऊपर सबसे ऊपर गर्म पानी होगा, and it is about 500 मीटर थिक, मोटाई है, with temperature ranging between 20 से 25 डिग्री रहता है ऊपर टेम्परेचर। This layer within the tropical region is present throughout the year, but in mid latitudes it develops only during summer. अब ट्रॉपिकल में तो हमेशा गर्मी रहती है, तो वहां तो रहेगा, लेकिन जो थोड़ा ऊपर नीचे के पोर्शन है, वहां पर सिर्फ गर्मी में मिलती है लेयर। सेकंड लेयर है, इसको कहते हैं थर्मोक्लाइन लेयर, ठीक। Lies below the first layer and is characterized by rapid decrease in temperature with increasing depth. The thermocline is 500 से 1000 मीटर मोटाई है। The third layer is very cold and extend up to the deep ocean floor तक की जाती है in the Arctic and Antarctic ocean, I think. And Antarctic circles. So the surface water temperature are close to 0 डिग्री सेल्सियस, and so the temperature changes with the depth is very slight. तो यहाँ पर only one layer of cold water exist करती है, which extends from surface to deep ocean floor तक। The average temperature of the surface water of the ocean is about 27 डिग्री रहता है, ठीक है, and it gradually decreases from the equator towards the poles। ये तो पता ही आपको, poles पे ठंडा रहता है। So the rate of decrease of temperature with increasing latitude is generally 0.5 डिग्री सेल्सियस per latitude, ठीक। एवरेज टेम्परेचर जो है हमारे
लैटिट्यूड्स का वो 22 डिग्री से 20 डिग्री के बीच रहता है, एंड 14 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री सेल्सियस नियर पोल्स। द ओशंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, ठीक है, हायर टेम्परेचर देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर बट स्लाइटली टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इट। समझ रहे हो, हाईएस्ट जो टेम्परेचर है ओशन का वो इक्वेटर पे नहीं बल्कि इससे थोड़ा ऊपर यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों, मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे सबसे ज्यादा लैंड जो है ना हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो द एवरेज एनुअल टेम्परेचर फॉर द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर अराउंड 19 डिग्री सेल्सियस एंड 16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नदर्न में रहता है हमारा 19 डिग्री सेल्सियस, ऊपर है नॉर्थ 19, नीचे 16, तो ध्यान रखना 19/16। So this variation is due to the unequal distribution of land and water in the northern and southern hemisphere. Got it? चलो। It is a well-known fact that the maximum temperature of the ocean is always at their surface because they directly receive the heat from the sun and the heat is transmitted to the lower sections of the ocean through the process of convection. So it results into decrease of temperature with the increasing depth. कई बार पढ़ चुके हैं इस चीज को। But the rate of decrease is not uniform throughout. The temperature falls very rapidly up to the depth of 200 meter and उसके बाद क्या होता है, the rate of decrease of temperature is slowed down. एक टाइम तक तो बहुत तेजी से कम होता है लेकिन 200 मीटर के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर गिरता है। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर की बात करें कि उनके अंदर कितनी लवणीयता है यानी कि कितना नमक है, सॉल्ट है। सो ऑल वाटर इन नेचर वेदर रेन वाटर हो या फिर ओशन वाटर हो इसमें कंटेन होता है डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। तो सैलिनिटी क्या एक टर्म है यूज टू डिफाइन करने के लिए द टोटल कंटेंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन सी वाटर एंड इट इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम, ठीक, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो में कितने ग्राम सॉल्ट है उसके अकॉर्डिंगली इसको हम देखे थे सी वाटर में। सो इट इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स पर थाउजेंड यानी कि पीपीटी, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। सो सैलिनिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सी वाटर। गॉट इट। Salinity of 24.7 degrees Celsius has been considered as the upper limit to demarcate brackish water, ठीक है। हमारे अपर एयर की कितनी है 24, हमारे अपर वाटर की 24.7 पीपीटी, इसकी क्या है सैलिनिटी है। फैक्टर अफेक्ट जो ओशन की सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं क्या देखते हैं। सो नंबर 1 इज दी salinity of water in the surface layer of ocean डिपेंड करता है मेनली ऑन द evaporation and precipitation पे। दूसरा, सरफेस की जो सैलिनिटी है इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन कोस्टल रीजन्स बाय द फ्रेश वाटर। क्यों, कोस्टल में नदियां आके मिलती हैं तो वहां पर सैलिनिटी उनकी कम हो जाती है। फ्लो फ्रॉम रिवर्स एंड इन पोलर रीजन्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ द आइस, तो दो जगह पे। तीसरा, विंड हवा, तो विंड आल्सो इन्फ्लुएंस करती है सैलिनिटी ऑफ एन एरिया बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज, ठीक, हवा से वो पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। चौथा, हमारा ओशन करंट्स contribute to the salinity variation. Salinity, temperature and density of water are interrelated. Hence, any change in the temperature or density influence करता है the salinity of water in an area. ठीक, ये बोलता है हाईएस्ट salinity in the water bodies यानी कि लेक वन कहाँ पे है, टर्की। ये मैं बताऊं, आई डू नॉट नो व्हाई आई फील वेरी हाई चांसेस। एक तो ये नाम है टर्की, अभी न्यूज में था बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, और ऊपर से बता दिया हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज यानी कि लेक वैन इन टर्की 330 इसकी पीपीटी है। डेड सी तो सबको पता है उसकी 238 है, लेकिन उससे भी ज्यादा है हमारी लेक वैन की, और ग्रेट सॉल्ट लेक है 220। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये तीनों नोट कर लेना आप, ग्रेट सॉरी लेक वैन इन टर्की। डेड सी में तो मैक्सिमम जो सैलिनिटी है ना वो डेड सी से भी ज्यादा है लेक वैन में, वो टर्की की है। बस ये याद रखना, क्योंकि मैं इसलिए श्योर हूँ क्योंकि यार टर्की अभी न्यूज में था एंड वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ठीक, वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलो, एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, बाकी कर लेना यार। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की बात करें तो द सैलिनिटी फॉर नॉर्मल ओपन ओशन रेंजेस बिटवीन 33 पीपीटी एंड 37 पीपीटी इन द लैंड प्रोडक्ट रेड सी। इट इज एज हाई एज 41 पीपीटी, ठीक है, while in the estuaries and Arctic the salinity fluctuates, माइनस बहुत कम हो जाती है आर्कटिक वगैरह में। क्यों, वहाँ पे ग्लेशियर वगैरह है। सीजनली इन हॉट एंड ड्राई सीजन जहाँ पर एवेपोरेशन ज्यादा है तो salinity समटाइम रीचेस टू 70, ठीक, evaporation मतलब पानी उड़ जाएगा तो salinity ही बचेगी ना। the salinity variation in the Pacific Ocean is mainly due to its shape and larger aerial extent.
Salinity also decreased from 35 ppt से 31 ppt on the western parts of the northern hemisphere because of the influx of melted water from the Arctic region. And in the same way, after 15 to 20 south, it decreased to 33 ppt. So the average salinity of the Atlantic Ocean is around 36 ppt. ठीक, the highest 36 है अटलांटिक की. The highest salinity is recorded between 15 से 20 latitude. Maximum salinity is observed 37 ppt जो है is observed between 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट. ये पोल्स की तरफ इट ग्रेजुअली डिक्रीज टूवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ घटती जाती है. द नॉर्थ सी क्या है, इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर लैटिट्यूड रिकॉर्ड करता है हायर सैलिनिटी ड्यू टू मोर सैलिस वाटर बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. ठीक. बाल्टिक सी रिकॉर्ड करता है लो सैलिनिटी ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर्स इन अ लार्ज क्वांटिटी. द मेडिटेरेनियन सी रिकॉर्ड करता है आपका हायर सैलिनिटी. क्यों? क्योंकि हाई वेपोरेशन होता है वहां पर. ओके. salinity is however very low in black sea. अच्छा, मेडिटेरेनियन सी से कुछ याद आया आपको? पिछली क्लास में जो पढ़ाया था सी एस, क्या है वो? सी एस यानी कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको क्या बोलते हैं हम, ड्राई हॉट समर जहाँ पे होता है. ठीक है, चलो. तो हाँ, ओके ओके ओके. सैलिनिटीज हालांकि वेरी लो इन ब्लैक सी में बहुत कम है ड्यू टू इनॉर्मस फ्रेश वाटर इनफ्लक्स बाय रिवर्स के द्वारा. सी द एटलस थोड़ा. द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द इंडियन ओशन इज 35 ppt. ठीक है. The low salinity trend is observed in the Bay of Bengal due to influx of rivers water. On the contrary, the Arabian Sea shows higher salinity due to high evaporation and low influx of fresh water. ठीक. अब बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ salinity. तो salinity चेंज होता है गहराई के साथ साथ, but the way it changes depends upon the location. ठीक. Location of the sea. So salinity at the surface increases by the loss of water to ice or evaporation or decreased by the input of fresh water such as जो कि रिवर से आता है. तो salinity at depth, गहराई पे जाने पर इज वेरी मच फिक्स्ड हो जाती है नीचे जाने पर. क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर ज्यादा चेंजेस नहीं होते, ना ही पानी ज्यादा मिलता है, जो मिलना होता है ऊपर ही मिल जाता है. ठीक है. evaporation भी नहीं होता नीचे से, because there is no way that water is lost or the salt is added. So there is a marked difference in the salinity between the surface zones and the deep zones of the ocean. The lower salinity water rest करता है above the higher salinity. ठीक. जो lower salinity water है, जिसमें salinity कम है, वो किसके ऊपर रहता है? above the higher salinity dense water. जिसमें high salinity होगा वो ज्यादा dense होगा. ठीक है. तो low salinity वाला water नीचे हाई सैलिनिटी, ऊपर लो सैलिनिटी. ठीक. क्यों? पता है ना हाई सैलिनिटी क्यों होती है नीचे? क्योंकि यहाँ पर ना ही इवेपोरेशन होगा, ना प्रेसिपिटेशन होगा, ना ही यहाँ पर कोई ज्यादा मिक्सिंग होगी या फिर एडिशन होगा फ्रॉम द रिवर्स वगैरह, बट ऊपर से बहुत सारे प्रोसेस होंगे. ठीक है. सो सैलिनिटी जनरली इंक्रीज विद डेप्थ. ठीक है. जितना आप गहराई में जाओगे सैलिनिटी बढ़ती जाएगी. एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड द हेलोक्लाइन. ठीक. जहां पर क्या होता है, सैलिनिटी इंक्रीजेस शार्पली. हेलोक्लाइनिक इज अ प्लेस जहां पर salinity बहुत तेज बढ़ जाती है. एंड अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, इंक्रीजिंग salinity ऑफ सी वाटर कॉज करता है, इसकी डेंसिटी को इंक्रीज करता है. एंड हाई salinity सी वाटर जनरली sinks below the lower salinity water. ठीक. एंड दिस leads to the stratification by the salinity. ये बोला है कि हाई salinity वाला सी वाटर जो होता है ना, नीचे वाला है, जनरली sinks below the lower salinity water, मतलब उसी के नीचे डूबा रहता है. वो तो वही बात है घुमा के, यही वाली. ये कुछ रह गए हमारे क्वेश्चन, लगा लो. पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. में कौन सा नहीं आता? इवेपोरेशन तो होता है, प्रेसिपिटेशन यानी कि वो भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है, तभी बारिश होती है. हाइड्रो, ये क्या है? ये नहीं है भैया. ओके. द एवरेज डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप वेरीज बिटवीन. अच्छा, कॉन्टिनेंट की कितनी डेप्थ है? तो वो है हमारी 200 से 2000 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट है आपकी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर रिलीफ. ध्यान रखना, नॉट पूछा और माइनर रिलीफ कौन सा नहीं है, यानी कि इसमें से एक मेजर रिलीफ है. तो सी माउंट ये तो छोटा है, पठार था, अटॉल, गॉट, ये तीनों नहीं है, यानी कि ये है ओशनिक डीप. ओशनिक डीप एक मेजर रिलीफ फीचर है. ठीक है.
Salinity is expressed as the amount of salt in grams dissolved in the sea water पर कितना 1000 ग्राम था ना, खत्म. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन? पैसिफिक? अरे नहीं भैया, सबसे बड़ा ये तो. अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना, इंडियन ओशन आपको लगेगा लेकिन नहीं, इंडियन ओशन हमारा बड़ा ओशन है. किससे? आर्कटिक ओशन से. तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक ओशन. ठीक. ऑलराइट. So with this we are ending with our class, and any doubt just do WhatsApp me on this number or do comment down whatever you want. बाकी see you in the next video. हॉकी इसको पढ़ो, अच्छा है. और वो याद रखना कौन सा, लेक मैन कहाँ है? इटली में, सॉरी टर्की में. और इसका पीपीटी लेवल कितना है? 330. ऑलराइट, विद दिस गुड नाइट.